Good day children, a warm welcome to the channel again in Bio Classes. Bio Classes चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा मालविया आपका लेक्चर ले रही थी द सेल पे द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है चैप्टर 8 क्लास 11th का। लेक्चर 1 अपलोडेड है, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 में हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की, आज हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल। चलिए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि आपको पता होगा, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं और ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की वजह से साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके और जो प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह का कंपार्टमेंट नहीं पाया जाता है। इनमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स और साइटोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में सिंपल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सीलिया होता है, फ्लैचुला होता है या स्यूरोपोडिया होते हैं, जिससे वो लोकोमोशन करते हैं। बट इन यूकैरियोट्स दे हैव अ वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स। Genetic material that is organized into chromosomes, and in prokaryotes, as you know, that genetic materials lie in the cytoplasm without having any membrane bound structures. Okay, these are the simple things which you already know. Next, one by one we will come to each part. First part is cell membrane. केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसी के केमिकल स्टडी जब की गई तो सेल मेम्ब्रेन उसमें देखा गया। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से बने हुए थे, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। मेन कंपोनेंट जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज लिपिड बाइलेयर in which proteins are embedded superficially or they are integrated inside, and these proteins are also attached to some carbohydrate chains or sugars. लिपिड जो कि मेनली है फॉस्फोग्लिसराइड, इसका पोलर हेड आउटसाइड, ये जैसे लिपिड बाइलेयर है तो लिपिड बाइलेयर में पोलर हेड जो होता है ये बाहर की तरफ होता है, और जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ठीक है, और बीच में दोनों जो बाइलेयर है ना, ये दो लिपिड की दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सो द टेल रीजन, जैसे ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर है फॉस्फोग्लिसराइड का, ये इस तरह से होते हैं और नीचे दो टेल होती है, ये टेल रीजन। और इसी तरह बाइलेयर है तो इसमें हेड ऊपर होगा और टेल नीचे इस तरह से होगा। तो ये रीजन्स जो होते हैं, जो हेड पोर्शन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये बाहर या साइटोप्लाज्म में अंदर ये किसके कांटेक्ट में है, ज्यादा मटेरियल के ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है, तो वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। जबकि बीच वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे वाटर नहीं होता है, यहाँ पर वाटर कम होता है, तो इसलिए ये लिपिड रीजन है, फैटी रीजन है, विच आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, ये जो नॉन पोलर टेल है ये बना होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ये जो टेल्स हैं, दो टेल्स हैं जो एक हेड से जुड़े हुए हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं, और ये बाहर और अंदर के एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है,
देखिए ये प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, प्रोटीन से शुगर अटैच्ड है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये लिपिड बायलेयर मैंने बता दिया, लिपिड बायलेयर है। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें जुड़ा हुआ रहता है। सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन का देखिए यहाँ पे एक डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये लिपिड बायलेयर है, ठीक है, हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। फॉस्फोलिपिड का बना हुआ हेड है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेल रीजन। इसमें प्रोटीन्स जो हैं, कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, दोनों लेयर्स से होकर गुजर रहे हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे बाहर या अंदर की ओर लगे हुए हैं जिसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ऐसे प्रोटीन्स जो कवर कर रहे हैं दोनों लेयर्स को, लिपिड बायलेयर को, इसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक, अब हम अगर एक लिपिड की लेयर को देखें तो इसका हेड रीजन जो है ये फॉस्फेट हेड है, ये फॉस्फेट हेड है जो कि पोलर है और हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जबकि ये टेल जो है ये फैटी एसिड टेल है, ये नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ह्यूमन की आरबीसी के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसमें 52% प्रोटीन होता है बाय वेट और 40% लिपिड होता है। 2 टाइप्स के प्रोटीन मैंने बता दिए, इंटीग्रल्स जो पार्शियली या टोटली बरीड है मेम्ब्रेन में, और पेरिफेरल जो कि सरफेस पे लाई करते हैं, या तो आउटर सरफेस पे या फिर इनर सरफेस पे। ठीक है, इन दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकल्सन। इन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था जो कि ज्यादा एक्सेप्टेबल है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, that is fluid mosaic model, which was given by Singer and Nicholson in 1972. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग the lipid which is quasi fluid in nature, that means it is not completely solid or not completely liquid in nature, it is semi-solid in nature, which allows the movement of these proteins within the lipid bilayer. Okay, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड बायलेयर में ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है लिपिड बायलेयर की ये सेमी सॉलिड है या सेमी लिक्विड हम कह सकते हैं। इसकी एबिलिटी, दिस एबिलिटी टू मूव, जो इनकी एबिलिटी है मूव करने की, वो डिपेंड करती है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है, कितनी वो फ्लूइडिटी उसमें है जिससे कि ये प्रोटीन्स उसमें मूव कर सकें। फंक्शंस क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के? फंक्शंस क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करना। पता है आपको सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगी अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, और बहुत से मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करेगी। फ्लूइड नेचर की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस, अंदर से बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो घिर जाएगी और वो अंदर इनगल्फ हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोसाइटोसिस जिसे कहते हैं, सेल डिवीजन में। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। प्रोटीन चैनल से होकर के बहुत से मॉलिक्यूल्स अंदर आ पाते हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैरियर प्रोटीन्स की तरह बिहेव करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स की तरह से बिहेव करते हैं कि इनमें जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल्स इन कैरियर प्रोटीन्स पे बाइंड कर जाते हैं और ये कैरियर प्रोटीन्स फ्लिप हो जाता है, जैसे कि इस तरह से था, यहाँ पर आकर के
मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी सॉलिड या फ्लूइड, सेमी फ्लूइड इन नेचर है, तो ये कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये फ्लिप कर जाते हैं। फ्लिप करने की वजह से अब ये इस तरह से मूव कर गए, नीचे की ओर आ गए, और ये मॉलिक्यूल्स दूसरा एंड क्या, एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, और सेल के अंदर मॉलिक्यूल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बाइंड हो गया, फ्लिप कर गए और सेल के अंदर मॉलिक्यूल आ गया। तो इस तरह से ये बहुत से मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, आपको पता होगा 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। Without any effort, they can move by diffusion process. This is passive transport. Active transport, when the molecules are moving against a concentration gradient, that means they are moving from their lower concentration to higher concentration. At that time, they will require more energy. Effort would be required because they are moving against the concentration gradient. They are not moving through diffusion method. That is known as active transport. Okay. सिंपल डिफ्यूजन है, हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल्स, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स कि कुछ प्रोटीन्स मदद कर रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Active transport when the molecules are moving from their lower concentration to higher concentration. At that time, energy is required in the form of ATP, adenosine triphosphate. I know you must be familiar with this term. Okay, so this requires ATP. Types of transport. First type was passive transport. As you all know, passive transport is the movement of molecules across the membrane along the concentration gradient. मतलब अपने higher concentration से अपने lower concentration, मतलब molecules के higher concentration से अपने molecules के lower concentration की तरफ move कर रहे हैं without any expenditure of energy. That is known as passive transport. दो तरह के होंगे, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव कर रहे हैं अगर मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इससे मूव करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर मॉलिक्यूल्स ये नॉन पोलर, अंदर वाली लेयर क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है। ये नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ये पोलर मॉलिक्यूल्स इससे गुजर नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर जो है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है। उस टाइम पर इसे जरूरत होती है कैरियर प्रोटीन्स की। ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है। तो जो मींस पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि लिपिड बाइलेयर कैसी है, नॉन पोलर है। तो उस टाइम पर उसे जरूरत होगी मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स से। तो ये कैरियर प्रोटीन्स के अंदर जो टनल होती है, तो ये इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लिपिड बाइलेयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ये टनल से होकर के गुजरेंगे। इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट है नेक्स्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन वेयर दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप मसल टिश्यूज में सोडियम पोटेशियम हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप कैसे वर्क करता है उन सेल्स में। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। नेक्स्ट लेयर दूसरी है सेल वॉल, जो कि प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है। ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। कहाँ पे? फंजाई में और प्लांट्स में। एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनोज और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और प्लांट्स में ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल, यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल ही केवल पाई जाती है, जो ग्रोथ के लिए, मतलब कि प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें प्राइमरी सेल वॉल ही केवल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से क्या होता है, वो सेल्स जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पॉसिबल और नहीं हो पाती। तो परमानेंट टिश्यूज में दोनों होंगी, सेकेंडरी वॉल भी होगी, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जनरली सेकेंडरी वॉल नहीं होती है या बहुत थिन होती है। ये धीमे धीमे पतली होती जाती है प्राइमरी सेल वॉल, और सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है टुवर्ड्स इनर एंड। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है ना, बाहर की ओर प्राइमरी सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब ये जब ये सेल्स मैच्योर होंगी तो ये प्राइमरी सेल वॉल धीमे धीमे पतली हो जाएगी और यहाँ पर अंदर की ओर टुवर्ड्स प्लाज्मा एंड, अंदर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होगी। तो सेल वॉल है मतलब बाहर जो है वो प्राइमरी है और अंदर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। फिर इसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। मिडिल लैमेला दो सेल्स जहां पर चिपकी होती हैं, नेबरिंग सेल्स तो होती हैं जहां पर ये अटैच्ड होती हैं। ये लेयर जो है, समझ में आ रही है ना, ये दो सेल्स जहां पर अटैच्ड हैं वहां पर मिडिल लैमिना होती है, दो सेल्स को स्टिक करती है, ये ग्लू का काम करती है, स्टिक करती है, और ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। मिडिल लैमिना किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की। कई जगहों पर कोई वॉल नहीं होती है, ना प्राइमरी सेल वॉल, ना सेकेंडरी सेल वॉल होगी, ना मिडिल लैमेला होगा, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ऐसे गैप्स होंगे नेबरिंग सेल्स के बीच में, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के वजह से एक का साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल हो गई, उसको रिप्लेस करती है सेकेंडरी सेल वॉल टुवर्ड्स द इनर एंड, मिडिल लैमेला which works as a glue and joins the neighboring cell which is made up of calcium pectate, plasmodesmata which connects the neighboring cells. Functions of cell membrane, ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, बाहरी लेयर है और नॉन लिविंग है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद करता है, एक सेल दूसरे सेल से जैसे जुड़े हुए हैं मिडिल लैमेला से, और बहुत सारे अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए
ये एक बैरियर का भी काम करता है। नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं जो कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं। इसमें कौन कौन से जो मतलब एंडोमेम्ब्रेन जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं, दैट आर एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सारे ये चारों जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे फंक्शंस में आप देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऐसे क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्म में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांटता है। बाहर का एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म बाहर जो होगा, और अंदर जो होगा उसे कहेंगे ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं रफ, इनका फंक्शन दूसरा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका फंक्शन दूसरा है। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bears ribosomes on the surface। जो सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोटीन सिक्रेशन में, उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखे जाते हैं। और ये कंटिन्यूड होते हैं बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अंदर की तरफ न्यूक्लियस से। ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये इसका मेन काम क्या था, आरईआर का मेन काम क्या था, इसका मेन काम था प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स मोस्टली अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन ज़्यादातर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो इसलिए इसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो जाता है। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं इसलिए यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं। ये मेजर साइट्स होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के। एनिमल सेल्स में बहुत से स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, जो केमिकली क्या है लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कैमलो गोल्जी ने इन 1898। इसमें डिस्क शेप सैक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे कहते हैं सिस्टर्नी, जो स्टैग्ड होती हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैग्ड होती हैं। Diameter is about 0.5 to 1 micrometer। इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे एक फेस इसे सिस फेस कहते हैं और दूसरे फेस को ट्रांस फेस कहते हैं। जो कॉनकेव फेस होता है उसे ट्रांस फेस कहते हैं और जो कॉन्वेक्स फेस होता है उसे सिस फेस कहते हैं। सिस फेस के तरफ ही ये वेसिकल्स जो हैं सिस्टर्नी का फॉर्मेशन जो होता है वो सिस फेस मतलब न्यू वाले जो हैं वो सिस फेस से फॉर्म होते हैं, और जो ओल्ड वाले होंगे वो किधर होंगे, वो जुड़े होते हैं तो टुवर्ड्स ट्रांस फेस, वो ट्रांस फेस की तरफ होते हैं, और जो न्यू यंग वंस होते हैं दे आर टुवर्ड्स सिस फेस। ठीक है। फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करते हैं मटेरियल्स टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर या सेल के बाहर ये मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं। मटेरियल्स जो कि वेसिकल्स
में बाउंड होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे कुछ बना, कुछ मटेरियल्स बने, कुछ प्रोटीन्स बने या कुछ एंजाइम्स बने, वो कहाँ बन आ जाते हैं, वो वेसिकल्स में आ गए। इन वेसिकल्स से ये वेसिकल्स ज्वाइन हो जाते हैं टूवर्ड्स सिस फेस। सिस फेस से ये ज्वाइन होकर के ये मटेरियल्स, ये क्योंकि सिस और ट्रांस फेस सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये आ जाते हैं ट्रांस फेस की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बना सिक्रीशन वेसिकल में आया, वेसिकल से ये सिस एंड की तरफ होते हुए ज्वाइन हो गए, वेसिकल से फ्यूज हो जाएंगे, ये आ गया अब ट्रांस एंड की तरफ। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मॉडिफाई होता है इन सिस्टर्नीज में। इन सिस्टर्नी में इन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन भी होता है बिफोर रिलीज टू ट्रांसफेज। ट्रांसफेज में जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, यहाँ पर रिलीज होने से पहले इन प्रोटीन्स में बहुत सी फोल्डिंग्स होती है ना। प्रोटीन्स जो होते हैं क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बहुत बार फोल्डेड होते हैं, तब जाके ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इनका मॉडिफिकेशन जो होता है वो सिस्टर्नी में होता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है कि जो चीज आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो सिक्रीशन है, वो वेसिकल्स में आएगा, वेसिकल से सिस फेस की तरफ आएगा, सिस फेस से ये कनेक्टेड होते हुए ये ट्रांस फेस में जाएगा, फिर ये सिक्रेटरी वेसिकल्स में रिलीज हो जाएगा। सिस्टर्नी रीजन में बहुत से प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ये फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग की वजह से जो सेक्रेटरी वेसिकल्स निकले ना, दैट इज लाइसोसोम। ये लाइसोसोम में ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, which are mostly lipases, proteases, carbohydrates. That means they digest lipase, proteins and carbohydrates. They are usually acidic in nature. Inside the environment of the lysosome usually are acidic in nature. They digest carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. Okay, so the digestion which is taking place inside the cell, the organelle is what? The organelle is lysosome. Next is vacuoles. Vacuoles are membrane bound space which are present inside the cytoplasm. What they contain? They are containing water, sap, excretory products and other materials which are usually not useful for the cell. In plants, this vacuole occupies almost 90% of the volume. We are talking about permanent cell, not meristematic cell. In permanent cell, they occupies around 90% of the cell volume is occupied by this central vacuole. The membrane which is covering this vacuole, that is known as tonoplast, which is a single membrane. Okay, ये टोनोप्लास्ट क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है आयंस के मूवमेंट को और अदर मटेरियल्स against concentration gradient. Against concentration gradient means from their lower concentration to higher concentration साइटोप्लाज्म से ये वैक्यूल्स में जाती हैं। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो कि एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ आयंस हैं, वो साइटो एक्स्ट्रा जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वैक्यूल्स में। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है या एक्सक्रीशन का काम करता है।
बहुत से सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जब फूड इनगल्फ हो जाता है, जब फूड इनगल्फ होता है तो ये अंदर बॉडी में चला जाता है इस अमीबा में, और ये फूड वैक्यूल बनाता है। यहाँ पर लाइसोसोम से बाइंड करेगा और फिर इसका डाइजेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्लियरली विजिबल जब देख सकते हैं जब उसे स्टेन करते हैं प्रॉपरली। नंबर और शेप माइटोकॉन्ड्रिया का ये डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव है तो उस टाइम पे उनके नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। उन सेल्स में साइज भी बड़ी होगी और नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। वैसे ही अगर हम इसका शेप देखें तो या तो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है या फिर सॉसेज शेप होता है। Diameter is around 0.2 to 1 micrometer and length is around 1 to 4.1 micrometer। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें आगे, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है। तो इसमें दो ल्यूमेन्स हैं। एक ल्यूमेन तो अंदर वाला दोनों मेम्ब्रेन के बीच का है और एक ल्यूमेन इनर मेम्ब्रेन के अंदर का है। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ल्यूमेन है विच इज नोन एज मैट्रिक्स, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन ये सीधी नहीं होती है, ये इनमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी, which are known as these finger-like projections, which are known as cristae, which increases the surface area. Above this cristae, there are F0 particles and F1 particles, ठीक है, जो कि यूज होते हैं रेस्पिरेशन में। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन पर्पस क्या है? दे आर यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। दोनों मेम्ब्रेन के अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। मैट्रिक्स में जो डीएनए पाया जाता है दैट इज सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और जो सेल यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस का डीएनए पाया जाएगा वो कैसा होता है? लीनियर डीएनए, और इसका डीएनए सर्कुलर होता है जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो इसका बहुत सा स्ट्रक्चर जो है ना, अगर हम केवल माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसका काफ़ी स्ट्रक्चर ये बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं जैसे कि किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं। इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसके अंदर, क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन इसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो जिसको माइटोकॉन्ड्रिया यूज करते हैं अपने लिए, बहुत से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया खुद करता है, ठीक है। वो डिपेंडेंट नहीं होता है न्यूक्लियर मटेरियल के जीन्स पे, क्रोमोसोमल जीन्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। बहुत से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन खुद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए से सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स कहते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होता है, वो भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। Mitochondria as a function, if we see, they are the sites for aerobic respiration. They produce energy in the form of ATP, so they are also known as, everyone knows, that is known as what? Powerhouse of the cell, okay. ये जो F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं ना, इसी पे ETS चेन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ETS चेन इसी पे होती है, ठीक है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हम चैप्टर आपके फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ाया उसके बाद ही है रेस्पिरेशन, तो उसमें हम इसके डिटेल्स में जाएंगे उस टाइम। तो इतना ही हमको पढ़ना था आज। बहुत से ऑर्गेनिजम्स अभी बचे भी हैं,
बहुत से तो नहीं, कुछ बचे हुए हैं, प्लास्टिड्स बचे हैं, प्लास्टिड्स में कई आ जाएंगे। वो बचे हुए हैं आपके सेंट्रोजोम्स, क्रोमोजोम्स, ये बचा हुआ है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इजी चैप्टर है, कुछ कुछ ही चीज़ें मुझे लगता है कि 75% आपका पढ़ा हुआ होगा, 25% चीज़ें ही नहीं होंगी, इसीलिए इसको आराम से पढ़िए। एक दो बार देख लेंगे वीडियोस, आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम आपके दिमाग में होगा तो आपको चीज़ें मोस्टली क्लियर होंगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, चैनल के साथ और देखते रहिए बायो क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स। तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कहिए बाय।